हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। तो आज लेक्चर 2 ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अपन आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर तक हमने एक बार मैग्नेट के जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर चुके थे। हमने जो ओवरऑल उसका मैग्नेटिक मोमेंट का इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू उसका पोल स्ट्रेंथ, गैप बिटवीन द पोल्स, वो सब मैटर क्लोज किया था। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन मैनेज कर लिए थे। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो काफी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मैच कर रही थी। कुछ डिफरेंसेस भी थे, वो सारा पॉइंट अपन ने फिनिश कर लिया था। और आज का बेसिक आइडिया जो अपना रहेगा बच्चों, आज के लेक्चर में हम दो मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो एक बार मैग्नेट की फील्ड किस तरह की होती है, एक बार मैग्नेट किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो चीज देखने वाले हैं। एंड अलोंग विद दैट, मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक बार मैग्नेट को किसी और की बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें उसका क्या बिहेवियर होगा, उसे एनालाइज करेंगे। राइट, तो ये दो एजेंडाज अपने आज के लेक्चर में अपन कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लिया होगा। एक न्यूमेरिकल में अपने पिछला जो लेक्चर था उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आज पिक कर रहा हूं, पहले फिर थ्योरी आगे बताऊंगा। तो पहले आप इसको पॉज करके अपने लेवल पे एक बार ट्राई करो कि किस तरह से सॉल्व होना चाहिए। देखो, इट सेज अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, a bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in the form of an arc as shown in figure, then the new magnetic dipole moment will be। अब बच्चों रिकॉल करो कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये मैंने बताया था, इट इज प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स। एक तो इसके अंदर एरिया वाला फैक्टर आ रहा है कि एरिया के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, और दूसरा इसके अंदर गैप वाला फैक्टर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थिकनेस, एंड द गैप बिटवीन द पोल्स। अब यहां जब इस बार मैग्नेट को ऐसे बेंड किया तो ऑब्वियसली उसका थिकनेस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं हुआ है ना, मैग्नेट का वो थिकनेस तो चेंज नहीं हुआ, बट द गैप बिटवीन द पोल्स हैज चेंज्ड। तो जो गैप बिटवीन द पोल्स जब मैग्नेट सीधी थी तो गैप बिटवीन द पोल्स पहले एल था, और अब जब इसको अपन ने ऐसे कर्व कर दिया तो गैप बिटवीन द पोल्स जो है वो अपन को ये वाला स्ट्रेट लाइन गैप ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोल्स के बीच का गैप निकालना है। अब अपन देखें तो ये यहां पे 60 डिग्री का आर्क बना रहा है, ये मैग्नेट बेंड होने के बाद 60 डिग्री का आर्क बना रहा है। ये डिस्टेंस आपका आर रेडियस के बराबर है और ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली यार यहां पे भी एंगल्स इक्वल हो गए। जब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होकर बना कितना 60 बनेगा दोनों तरफ। भाई यहां अगर 60 डिग्री है, ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो यहां के ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल होकर कितने बनेंगे 60 बनेंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। दैट मींस ये गैप जो है ये भी आर ही आ गया, ये गैप बिटवीन द पोल्स आर के ही इक्वल आ गया। तो पहले तो अपन आर की वैल्यू निकालें कि ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क है ये किस रेडियस का बना है। तो देखो अपन जानते हैं अपना आर्क लेंथ होता है एस बराबर आर थीटा। ठीक है, द आर्क लेंथ इज एस इक्वल टू आर थीटा। अब इसके अंदर ये पूरा आर्क लेंथ कितना है, जितना मैग्नेट का लेंथ था एल, रेडियस कितना है आर जो हमें निकालना है, और एंगल 60 डिग्री है। बट यहां 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, यहां π/3 लिखना पड़ेगा। सो दैट इंप्लाइज गाइज आर की वैल्यू जो आ रही है वो 3l/π आ रही है ना। आर की वैल्यू जो आ रही है वो 3l/π आ रही है। तो आप देखो जो गैप बिटवीन द पोल्स, इस वैल्यू के हिसाब से चलो, जो गैप बिटवीन द पोल्स पहले एल था जब रॉड सीधी थी, जब मैग्नेट सीधी थी, वो गैप बिटवीन द पोल्स अब आर हो गया है। आर मतलब 3l/π हो गया है। दैट मींस जो गैप है वो 3/π टाइम्स हो गया, एल की जगह 3/π टाइम्स एल हो गया है। तो जब गैप आपका 3/π टाइम्स होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 3/π टाइम्स हो जाना है। ये सीधा प्रोपोर्शनैलिटी से हो गया मैनेज। तो 3/π टाइम्स ये आपका सेकेंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, PYQs में ही है ये, बट डेफिनेटली बेसिक क्वेश्चन है, इजी है। केवल आपको वो आर्क लेंथ और इनको कोरिलेट करना था, वो पोल्स के बीच का गैप निकालना था, और वहां से आराम से सवाल बन रहा है। ठीक है,
चलेगा guys, तो ये तो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट, गैप बिटवीन द पोल्स, ये सारे मैटर्स आपको लास्ट टाइम समझा दिए थे। तो अपन आज ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। राइट, तो गाइज देखो, ये वाला सेक्शन पढ़ाते समय मैं चाहूंगा कि आप लोगों का थोड़ा टाइम सेव हो। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल वाला सिचुएशन पढ़ा था, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल ध्यान है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला था आपको कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल की थ्योरी रिवाइज करके रखो, तो ये वाला लेक्चर काफी टाइम सेविंग हो जाएगा आपके लिए। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं इस टॉपिक में, कि अगर मान लीजिए आपने एक मैग्नेट कंसिडर किया, एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालनी है कि अलग अलग पॉइंट्स पर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो डिटेलिंग अपने को समझनी है। तो गाइस अब देखो क्या तरीका है उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पड़ी हुई हैं, मैं याद दिलाता हूं अभी। सिमिलरली बिल्कुल सेम फॉर्मेट में एक बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल सकेंगे, है ना। सिमिलर तरीका है, बड़ा आसान है। आपको मैं बता दूं क्या करना है। देखो, डेरिवेशन अपने को नहीं चाहिए यहां पे, है ना। यहां पे अपन को एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सीएल पे कैसे डिराइव हो रही है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो सीधा रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ऑल्दो इलेक्ट्रिक डायपोल में तो अपन डेरिवेशन देखते हैं पूरा, है ना। यहां डेरिवेशन अपने को रिक्वायर्ड नहीं है। अपने को क्या करना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता था, पी वेक्टर, उस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर की जगह आ जाएगा आपका एम वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी लिखते थे, उसकी जगह अभी अपने फॉर्मूलाज में मैग्नेटिक मोमेंट एम आएगा, वो अपन जानते हैं कि वो क्या है। जहां जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहां, बट इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी आएगा, ठीक है। फिर उस केस में आप रिकॉल करो, जहां पे भी अपन के लिखते थे, आपका के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट था, तो केपी बाय आर स्क्वायर, केपी बाय आर क्यूब, ये जो रिजल्ट्स अपने डायपोल के आते थे, उस के की जगह यहां इस टॉपिक में आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आपको केवल इतना सा रिप्लेसमेंट जो है ना वो समझ के रखना है। केवल ये रिप्लेसमेंट आपको समझ के रखना है कि अपने इन रिजल्ट्स में आने वाले फॉर्मूलाज में मेन ये रिप्लेसमेंट चलेगा। तो जहां जहां आपके फॉर्मूलाज में के आता था उसकी जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और जहां डायपोल मोमेंट वेक्टर था वहां मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है। और उसी के दम पे, उसी के बेसिस पे यू कैन जस्ट राइट डाउन द रिजल्ट्स डायरेक्टली। तो देखो, केस वन है एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, एक बार मैग्नेट अपन ने कंसिडर किया, राइट। ये अपन एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, और ये बार मैग्नेट जो अपन ले रहे हैं, दिस इज द साउथ एंड द नॉर्थ पोल। दोस्तों रिकॉल करो, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो ये बार मैग्नेट कंसिडर किया, साउथ एंड नॉर्थ पोल। फिर इसका जो सेंटर है, इस मैग्नेट का जो सेंटर है, यहां से इसकी एक्सिस के अलोंग, ये इस बार मैग्नेट की एक्सिस हो गई, ठीक है। इस सेंटर से इसकी एक्सिस के अलोंग में आर दूरी पे गया, यहां से मैं आर डिस्टेंस पे गया, और ये आर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट यहां मैंने कंसिडर किया, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेंटर से आर दूरी पे गया, वहां मैंने पॉइंट पी कंसिडर किया, और उस जगह मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है कि ये बार मैग्नेट वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, अलोंग विद दैट, जैसे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल की जब फील्ड लिखते थे, तो वहां पे स्मॉल डायपोल अप्रोक्सीमेशन चलता था, है ना। वहां पे स्मॉल डायपोल अप्रोक्सीमेशन चलता था। सिमिलरली यहां पे अपन स्मॉल डायपोल एज एन स्मॉल मैग्नेट अप्रोक्सीमेशन चला रहे हैं, ठीक है। तो अपन मान के चलेंगे दैट द मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, द डायपोल इज वेरी स्मॉल। उसके सेंटर से हम आर दूरी पे गए, उसकी एक्सेस के अलोंग गए, और वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, राइट। तो पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल का रिकॉल करो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन इट वॉज 2kp बाय आर क्यूब। ठीक है, अगेन जैसा मैंने कहा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये याद आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का अपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट वाज 2kp बाय आर क्यूब, ये एक्सियल पोजीशन पे था, है ना। तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो रिजल्ट था ना, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यहां पे बनाना है। बस क्या करेंगे, 2 एज इट इज, k की जगह क्या आ रहा है, तो k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाए, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाए। ठीक है, p है, p की जगह m वेक्टर आ गया, तो ये m वेक्टर आ गया, एंड अपॉन r क्यूब तो ये डिस्टेंस है, तो ये r क्यूब आ गया, है ना। कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस रिजल्ट को तो याद करें ही नहीं, आप सिर्फ 2kp बाय आर क्यूब माइनस kp बाय आर क्यूब जो अपने इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे एज पर द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले को सेटअप करो एग्जामिनेशन टाइम पे ही, न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो जैसे आपको लगा कि यार एक्सेल पोजीशन की जरूरत आ रही है, मन में आपने इलेक्ट्रिक डायपोल रिकॉल किया, ऑन पेपर आपने ये वाली वैल्यूज लिख दी, तो k को रिप्लेस किया इससे, p की जगह m आ गया, r की जगह r आ गया। एक और खास बात एक्सियल पोजीशन में ये हुआ करती थी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना E, वो डायपोल मोमेंट के अलोंग ही होती थी। ध्यान आ रहा है, ये 2 कांस्टेंट है, k पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो E और P का डायरेक्शन सेम होता था। तो जिस तरफ आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी आती थी। सिमिलरली यहां पर भी देखो ये क्या है, सब पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, तो जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वही आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आएगा, है ना। दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट टू बी नोटेड गाइज, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू, ये एक्सियल पोजीशन की बात चल रही है, टू द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, राइट। ये बी वेक्टर जो है वो एम वेक्टर के अलोंग ही आएगा। इसमें एम वेक्टर किस तरफ है, इसका एम वेक्टर वी नो दैट इट्स फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर यहां साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ है, राइट वर्ड्स है, तो उसके हिसाब से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा ना, वो भी राइट वर्ड्स ही आ जाएगा। भूलना नहीं इस बात को, एक्सियल पोजीशन पे जिस डायरेक्शन में आपका एम वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2kp बाय आर क्यूब। बोलने के लिए वही बोलेंगे 2kp बाय आर क्यूब, ऑन पेपर बदल के लिखेंगे। एक्चुअली अब ये नया फॉर्मूला याद करके क्या मतलब है, वो अपने याद किया हुआ है, तो इसको याद रखने से मतलब नहीं है। ऑन पेपर आप बस रिप्लेस कर करके लिख दो एक्सप्रेशंस, और ध्यान रखो कि बी और एम सेम डायरेक्शन में रहते हैं, है ना। तो ये तो एक्सेल पोजीशन हुआ। अब अच्छा, इसमें मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पे स्मॉल डायपोल अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, तो वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ स्मॉल मैग्नेट। तो स्मॉल मैग्नेट अप्रोक्सीमेशन तो अपना रहेगा ही, और उस बेसिस पे अपन ने लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मेट में आप देखो, अगर केस 2 देखें, अब केस 2 मतलब द इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब एक मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो अगर मैंने यहां पर ये अपना एक स्मॉल बार मैग्नेट कंसिडर किया बच्चों, ये स्मॉल बार मैग्नेट मैंने लिया, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बना लिया इसका। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुझे एक पॉइंट चूज करना है जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। यहां पे मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, दिस इज द पॉइंट जो कि सेंटर से r दूरी पे है। ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया, इस मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे वो पॉइंट लिया, और इस जगह मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा यार, ये जो मैग्नेट है इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर कहां से किधर होगा, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। यहां पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, ये m वेक्टर साउथ से नॉर्थ की तरफ है, राइट। अब सबसे पहले याद दिलाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते थे, है ना, जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते थे, तो वहां पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया क्या मन में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इट वाज -kp बाय आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज करते थे, इट वाज -kp बाय आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक डायपोल में यूज कर रहे थे, इट वाज -kp बाय आर क्यूब।
ठीक है, अब मुझे इसी को रिजेंबल करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का अपना रिजल्ट लिखना है। एज आई मेंशन, वो डेरिवेशन वगैरह पे अपने को जाने की नीड नहीं है, काम ही नहीं आया कहीं भी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से ही इसका फॉर्मूला सेटअप कर लो। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, तो माइनस साइन एज चिपका दिया, के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई ये लिख दिया साहब, पी की जगह मैग्नेटिक मोमेंट एम आ गया, और आर क्यूब की जगह आर क्यूब ही आ रहा है। दैट्स इट, ये बन गया फॉर्मूला आपका, है ना। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? इस फॉर्मूले की खास बात ये है कि इस माइनस के पी बाय आर क्यूब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट होती है। जो ई वेक्टर यहां पे नजर आ रहा है भाई, के पॉजिटिव है, आर क्यूब पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन की वजह से क्या हुआ, ई की डायरेक्शन जो आएगी वो पी के ऑपोजिट आएगी। सिमिलरली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो आएगा, बी वेक्टर जो आएगा, दैट इज एंटी पैरेलल, ऑपोजिट होगा एम वेक्टर के। भूलना नहीं है इस पॉइंट को, दिस बी वेक्टर इज ऑपोजिट टू योर एम वेक्टर। तो देखो इस फोटो में कि इसका एम वेक्टर कहां है, इसका एम वेक्टर इज साउथ से नॉर्थ, राइटवर्ड्स। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस एम वेक्टर के ऑपोजिट आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका माइनस के पी बाय आर क्यूब चलेगा मन में, माइनस के पी बाय आर क्यूब चलेगा मन में, और ऑन पेपर उसको आप ऐसे रिप्लेस करके लिखोगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही रिजल्ट्स आ गए, सिंपल है। इसमें एक चीज नोटिस करने की है बच्चों, कि अगर आप एक्सिस के अलोंग आर दूरी पे जाते हो तो आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड ये मिल रहा है 2kp बाय आर क्यूब, और जब आप इक्वेटर पे जा रहे हो आर डिस्टेंस पे, तो आपको फील्ड मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है माइनस डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड मिल रहा है kp बाय आर क्यूब। मतलब यहां जो फील्ड मिल रहा है ना वो 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू ये। सो बेसिकली फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, अगर आर की सेम वैल्यू, मतलब मैं एक्सियल पोजीशन पे अगर मान लीजिए 5 मीटर दूर गया और एक में इक्वेटोरियल पोजीशन पे 5 मीटर दूर गया, है ना, आर का वैल्यू सेम रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द एक्सियल पोजीशन जो 2kp बाय आर क्यूब है, दैट इज ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। मेरे ख्याल से ऑब्जर्व हो रही है, ये बात सिंपली दिख रही है कि वो 2kp बाय आर क्यूब है और ये kp बाय आर क्यूब है, तो एक्सिस वाले का मैग्नीट्यूड डबल है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो एक तो डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखोगे, मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन इलेक्ट्रिक डायपोल से फॉर्मूला चिपकाया है, एंड अलोंग विद दैट गाइस, जैसे इसमें कंपैरिजन आता था, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी आता था, वही वाला याद दिला रहा हूं। तो कंपैरिजन ये आता था कि ना पॉइंट चार्ज की अगर अपन बात करें, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। जबकि डायपोल के केस में 2kp बाय आर क्यूब की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाती है ना। तो यहां पे भी अपना फोकस पॉइंट यह है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही फॉर्मूलाज में दिस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। ये एक अपना फोकस पॉइंट बनना चाहिए, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये पॉइंट डेफिनेटली भूलना नहीं है, राइट। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक बस मैंने रिकॉल कराया आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट करके अपन बना सकते हैं। इसका एक सवाल देखो, इट सेज 2 शॉर्ट बार मैग्नेट्स, समझ में आ रहा है ना यहां तक? इस चीज को पॉज करके एक बार मन में सेटल कर लो कि ये क्या बताया था अभी, है ना। इसमें आगे सवाल देखो, 2 short bar magnets of magnetic moments m each are arranged at the opposite corners of a square of side d। तो पहले तो 2 short bar magnets, मतलब फॉर्मूलाज वगैरह स्मॉल मैग्नेट्स वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए, सच दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड विद द कॉर्नर्स एंड देयर एक्सेस आर पैरेलल। ओके, इफ द लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी ऑफ द अदर कॉर्नर्स विल बी। ठीक है साहब, तो पहले फोटो जनरेट करते हैं इसका। तो फोटो कैसा बनेगा देखो, यह मैंने एक स्क्वायर कंसिडर किया, ठीक है। इस स्क्वायर में क्वेश्चन ने बोला है कि आपको 2 आइडेंटिकल मैग्नेट्स लेने और उनको 2 कॉर्नर्स पे रखना है। तो ये मैंने ऑपोजिट कॉर्नर्स पे रखना है, ये दोनों को ऑपोजिट कॉर्नर्स पे रखना है। तो एक बार मैग्नेट तो यहां पे रख दिया इस कॉर्नर पे, एक बार मैग्नेट यहां पे रख दिया, ठीक है। फिर ये कह रहा है लाइक पोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये अगर ऐसे साउथ से नॉर्थ ऐसे रखा हुआ है तो ये भी इसी फॉर्मेट पर रखना है, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से आ गया। तो दिस इज अ सिनेरियो। अच्छा, स्क्वायर का साइड लेंथ अपने को d दे रखा है, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स सेम दे रखे हैं m,
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है। और ये कह रहा है वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी ऑफ द अदर कॉर्नर्स। कोई सा भी दूसरा कॉर्नर पकड़ें, ये वाला लेते हैं, इस वाली जगह पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट दैट कॉर्नर, या ये भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। और मैग्नीट्यूड है भाई, है ना, मैग्नीट्यूड ही है, कोई आई कैप जे कैप डायरेक्शन वगैरह नहीं है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का, राइट। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक बार पॉज करके ट्राई करो खुद से, राइट। क्या करना चाहिए कि ये जो दो मैग्नेट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, ये जो दो मैग्नेट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं, इसमें इफ आई मार्क दिस मैग्नेट एज 1, इसको मैं मैग्नेट नंबर 1 बोल रहा हूं, एंड दिस एज द मैग्नेट नंबर 2, ठीक है, ये मैग्नेट नंबर 1 एंड 2 अपन मार्क कर लें और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व करें, तो मैग्नेट नंबर 1 के लिए बच्चों, मैग्नेट नंबर 1 के लिए दैट पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ है और वो पॉइंट जो है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसकी तरह है। ये वाला जो फोटो था ना, इक्वेटोरियल पॉइंट बिल्कुल ऐसा है। तो ये मैग्नेट के लिए दैट पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वहां पे फील्ड मैग्नीट्यूड कितना है, तो kp बाय आर क्यूब है। मैंने आपको बोला था अपने मन में फॉर्मूला वही वाला चलाओ इलेक्ट्रिक डायपोल का, और ऑन पेपर फिर रिप्लेस करके लिखो सिंबल्स को। तो इसके अंदर फील्ड वैल्यू जो था दैट इज माइनस kp बाय आर क्यूब, माइनस डायरेक्शन के लिए है, और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है kp बाय आर क्यूब। तो b1 का वैल्यू आ जाएगा मैग्नीट्यूड में kp बाय आर क्यूब, k की जगह लिखा मैंने म्यू नॉट बाय 4 पाई, p की जगह m और r क्यूब की जगह d क्यूब। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब डायरेक्शन का देखो। तो डायरेक्शन में अपनी बात हुई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, b का डायरेक्शन बच्चों m के ऑपोजिट होता है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो यहां इसका मैग्नेटिक मोमेंट है साउथ से नॉर्थ राइटवर्ड्स, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो लेफ्टवर्ड आएगी। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया लेफ्टवर्ड्स, राइट। अब सेकेंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। नाउ गाइस देखो, सेकेंड वाले के लिए दैट पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ये आप देखो, ये पॉइंट जो है ये इस डायपोल की एक्सिस पे आ रहा है। अच्छा, स्मॉल डायपोल स्मॉल मैग्नेट अप्रोक्सीमेशन तो दे ही दिया था सवाल ने पहले, तो इसके एक्सिस पे, और एक्सिस पे फील्ड फॉर्मूला 2 kp बाय आर क्यूब चलता है। तो अगर मैं 2 kp बाय आर क्यूब लिख रहा हूं, 2 k p की जगह m अपॉन आर क्यूब डी क्यूब, ठीक है। और इसमें क्या सीखे थे कि जब फील्ड एक्सिस पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग आता है, बी वेक्टर एम वेक्टर के अलोंग आता है। तो यहां आपका बी वेक्टर एम वेक्टर के अलोंग हो गया। एम वेक्टर देखो किस तरफ है, साउथ से नॉर्थ, राइट वर्ड्स, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड यहां राइट वर्ड्स आ रही है, ठीक है। तो अब ये एक टर्म आप देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना राइट वर्ड्स है और ये लेफ्ट वर्ड्स है। ऑफ कोर्स टोटल निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये बना हुआ एक तरह से, इस पूरे को x मान लो, तो ये लिखा हुआ है 2x और ये लिखा हुआ है x, तो ये 2x और x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लास्ट में x बच रहा है, तो यही वैल्यू बचेगी और राइट वर्ड्स बचेगी। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय डी क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m बाय डी क्यूब, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। समझ आया। इस तरह से डायपोल्स को किसी भी ओरिएंटेशन में प्लेस करो बच्चों, बस रिजल्ट्स अपन ध्यान रखें। एक्सियल पोजीशन है तो 2 kp बाय आर क्यूब की तरह फॉर्मूला बनाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो माइनस kp बाय आर क्यूब डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हुए फॉर्मूला बनाना है, और फिर उसके हिसाब से रिजल्टेंट वगैरह जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी है बिल्कुल सेक्शन, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट, अगेन स्मॉल मैग्नेट की बात हो रही है, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x इन द एंड ऑन पोजिशन, नाउ गाइज एक्सियल पोजीशन का ही दूसरा नाम है द एंड ऑन पोजीशन। ये आपने अगेन नाम सुना हुआ है पहले इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो एक्सियल पोजीशन को ही एंड ऑन पोजीशन बोल रहे हैं, कि ये बोल रहा है कि यहां से सेंटर से अगर x दूरी पे गए एक्सेस के अलोंग, तो यहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो 9 आई कैप गॉज आ रहा है, 9 आई कैप गॉज। Then what will be the intensity at a distance x by 2 on the broad side on position? Broad side on मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां से ऐसे।
तो इधर से x डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 9 आई कैप है तो यहां x/2 पे कितनी होगी वो अपने को निकालनी है। ठीक है, ये सवाल है कि यहां से x/2 पे कितनी होगी वो निकालनी है। अब ये मैंने आपको बताया था अभी कि जब आप एक्सियल पोजीशन को देखते हो तो एक्सियल पोजीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डबल होता है। कब? जब सेम डिस्टेंस की बात हो रही हो, जब सेम आर की बात हो रही हो। बट यहां तो आर सेम नहीं है, यहां तो एक्सेस पे तो x दूरी पे गए हैं और इक्वेटर पे x/2 पे गए हैं, है ना। तो क्या करेंगे देखना, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिख रहा हूं एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन पे आप चाहें तो kp/r³ वाले फॉर्मेट में चलने दो, है ना। वैसे भी अपन जानते हैं कि वो kp जो है दैट्स सम कांस्टेंट ओनली, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो 2 एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला होता है ना 2k की जगह μ0/4π, p की जगह m अपॉन x³, राइट। ये आपकी एक्सेस की फील्ड थी और ये एक्सेस वाली फील्ड अपने को दे रखी है 9 इन मैग्नीट्यूड। आई कैप तो डायरेक्शन हो गया, 9 मैग्नीट्यूड की है, ठीक है। अब जब इक्वेटर की बात आएगी ना तो इक्वेटर के लिए एक तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा kp/r³, तो kp/r³, r में क्या रखना है तो x/2 का क्यूब रखना है, समझे, है ना। यहां पे एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला जो है वो 2kp/r³ है, उसकी वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है। और इक्वेटर पे अपना फॉर्मूला हो जाता है kp/r³ मैग्नीट्यूड में, माइनस माइनस अभी देख लेंगे, kp/r³, बस यहां पे 2 का फैक्टर नहीं है। अब ये r क्वेश्चन ने कितना दिया है तो x/2 दिया है, तो मैंने r की जगह x/2 रखा। तो अब इसका वैल्यू जो है वो मुझे निकालना है ना, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, मान लो b'। तो गाइज अब ओवरऑल देखना कि इसमें और इसमें क्या अंतर आया। आप देखें तो पहली बात तो ये 2 हटने की वजह से ये वाला वैल्यू उसका हाफ हुआ, पर यहां पे क्यूब होने के कारण ये ओवरऑल 8 का फैक्टर आ रहा है। तो ये वैल्यू जो बनेगी ना यहां, जो ये 8 का फैक्टर आएगा, देखेगा दिस इज μ0/4πm x³/8, ये 8 ऊपर गया, तो ओवरऑल जो ये टर्म आपको दिखेगा वो इसका 4 टाइम्स दिख रहा है, करेक्ट है। तो यहां से b' की वैल्यू इट्स 4 टाइम्स वो मतलब 36 गॉज हो गया, राइट। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, तो बच्चों एक्सियल पोजीशन पे, जैसे मान लो ये साउथ नॉर्थ है, तो एक्सियल पोजीशन पे तो b का डायरेक्शन m के अलोंग होता है, तो यहां m किस तरफ है, साउथ से नॉर्थ राइटवर्ड्स, क्या दे रखा है 9 आई कैप। तो यहां एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड 9 आई कैप में है, तो इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट होती है ना, तो ये माइनस आई कैप में हो जाएगी, तो 36 गॉज माइनस आई कैप, ये आपका रिजल्ट आ गया, समझ गए, ठीक है। एक तो यहां पे 2 का फैक्टर उड़ गया, फिर ये डिस्टेंस इसने x/2 करने को बोला, इसको ओवरऑल सॉल्व करो तो यहां 8 का फैक्टर ऊपर आएगा, तो ये जो वैल्यू आपको दिखेगी वो इससे 4 गुना दिख रही है, तो इसका 4 गुना मतलब 36 हो गया, है ना। और इसकी फील्ड अलोंग m होती है और यहां पे फील्ड ऑपोजिट टू m होती है, तो ये अगर आई कैप है तो उसको माइनस आई कैप में आना ही था, हो गया सॉल्व आराम से, है ना। तो इस तरह के सवाल आपको बनाने आने चाहिए कि नीट में काफी कॉमन है इस तरह के क्वेश्चंस कि आपको डायरेक्टली बस फॉर्मूला पुटिंग वाली कहानी है, बट ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करके आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर पिक कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आपका डिस्कस हुआ अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर अपन एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज नाउ अबाउट a bar magnet placed in a uniform magnetic field, ठीक है। अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक नेक्स्ट एजेंडा अपन पिक कर रहे हैं कि एक बार मैग्नेट को अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करूं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, किस तरह से वो बिहेव करेगी, क्या उसका मोशन हो सकता है, वो सब एनालाइज करने वाले हैं। गाइज ये वाला टॉपिक भी फॉर्चुनेटली ये टॉपिक भी अपना इंस्पायर्ड है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो बहुत कम मेहनत में ये पूरा सेक्शन निपट जाएगा। केवल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल वाली बातें रिकॉल करने में याद दिला रहा हूं। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं अपनी कहानी में चल क्या रहा है, अपनी कहानी में ये रिप्लेसमेंट पे दम पे चल रहे हैं अपन कि हर जगह P की जगह M आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और K की जगह μ0/4π। उसी के बेसिस पे मैं आपको पूरा कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट करते हुए बता दूं। तो मान लीजिए
आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की, या आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की, दिस इज योर बी वेक्टर, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट अपन ने रखा, ये एक बार मैग्नेट इस फील्ड में अपन ने रख दिया। यहां साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये सिचुएशन है कि अपन ने एक बार मैग्नेट जो है वो इस तरह की यूनिफॉर्म फील्ड में रखा। इसको ना आगे से क्वेश्चंस में अपन ऐसे भी शो करेंगे कि अपन कई बार ये बार मैग्नेट ना बनाकर सिर्फ इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर बना लेंगे, तो भी समझ में आ ही जाएगा कि भाई साउथ पोल कहां है, नॉर्थ पोल कहां है। तो आगे से मैग्नेटिक डायपोल को इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेट नहीं बनाएंगे बार बार। तो यहां पर भी ऐसे ही शो कर रहा हूं कि ये आपको, मुझे ये डायपोल मोमेंट वेक्टर दे रखा है साउथ से नॉर्थ, और एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। नाउ द एंगल बिटवीन देम, बच्चों द एंगल बिटवीन देम एस, ये आपका एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में मान लो थीटा एंगल है, ठीक है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। डायपोल जो है, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे अलाइंड है। अब जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट्स थे, मैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में वो रिजल्ट्स यहां मेंशन कर रहा हूं, उनको डिराइव नहीं करना है, वहीं से बस अपन कैरी फॉरवर्ड करें तो बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाओगे आप, वो बेटर तरीका है उसको रिलेट करने का। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको ध्यान है, द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल वाज 0, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट नहीं करता था। याद दिलाऊं कि यहां पे अगर माइनस क्यू चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू पे फोर्स लगता था क्यू ई फॉरवर्ड, इस पर माइनस क्यू पे फोर्स लगता था क्यू ई बैकवर्ड, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के कारण वो फोर्सेस कैंसिल हो जाया करते थे, एंड द नेट फोर्स ऑन द डायपोल वाज 0, द नेट फोर्स वाज 0। तो सेम चीज है गाइस, दिस एफ नेट on the dipole, magnetic dipole is 0, राइट। तो नेट फोर्स जो है वो इस पर भी 0 आएगा, मतलब ये मैग्नेट जो है वो इस तरह से ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी, इस तरह से ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। द मैग्नेट विल नॉट परफॉर्म अ ट्रांसलेटरी मोशन हियर, राइट। तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, एफ नेट 0 है। बट जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क एक्सर्ट होता था, है ना, सिमिलरली यहां मैग्नेटिक डायपोल पर भी एक टॉर्क एक्सर्ट होगा। वहां टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, ध्यान आ रहा है, इट इज पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। तो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो टॉर्क पी क्रॉस ई था, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आपका टॉर्क फॉर्मूला जो था दैट वाज पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में उसको अपन लिखते थे पी क्रॉस ई, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो तब था जब आप एक डायपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे। आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट, कि आप एक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे तो इस तरह के फॉर्मूलाज आपका टॉर्क के लिए आता था। सो दैट टॉर्क वाज पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। सिमिलरली गाइज, इस मैग्नेटिक डायपोल पे, इस मैग्नेट पे जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रख रहे हैं ना, तो एक टॉर्क इस पे लगने वाला है, एंड दैट टॉर्क विल बी गिवन बाय एम बी साइन थीटा। सिंपली इसका रिप्लेसमेंट है, P की जगह M आ गया, E की जगह B आ गया, और वो थीटा मैंने समझाई दिया आपको, डायपोल और फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। इसी को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपका टॉर्क वेक्टर जो होगा, P क्रॉस E की जगह इट इज गोइंग टू बी M क्रॉस B, तो ये आपका टॉर्क वैल्यू M क्रॉस B बन गया, ठीक है। अब इसमें वी नो दैट कि जब अपन इस टॉर्क को एनालाइज करेंगे, इस टॉर्क को फर्दर अगर अपन एनालाइज करेंगे, तो यार जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो ये साइन 0 के कारण द टॉर्क विल बी 0। और थीटा 0 का मतलब समझ रहे हो, थीटा 0 का मतलब ये हुआ, अच्छा इनफैक्ट एक चीज और देखो, थीटा अगर 180 होगा तो ये आपका एम बी साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है, तो उस केस में भी टॉर्क 0 हो गया। तो ये वो दो पोजिशंस हैं जब आपका टॉर्क ऑन द मैग्नेट विल बी 0।
है ना, ये वो दो पोजिशंस हैं व्हेन द टॉर्क ऑन द मैग्नेट विल बी जीरो। तो ये अपन देख रहे हैं कि यार ये जो टॉर्क जो होगा दिस इज गोइंग टू बी जीरो इन दीज टू पोजिशन, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। और जब टॉर्क जीरो होता है वी कॉल दैट पोजिशन एज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजिशन। बच्चों जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, राइट। और ऐसे ही जब यहां पे नेट टॉर्क जीरो हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो वो कौन से दो पोजीशंस आ रहे हैं? जब थीटा 0 डिग्री रख रहे हो तो साइन 0 के कारण टॉर्क जीरो हो रहा है, और जब थीटा 180 डिग्री रख रहे हो तो साइन 180 जीरो होता है, उस कारण से भी आपका टॉर्क जीरो हो रहा है। आप फोटो में देखो किस तरह से दिखेगा ये, कि ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक डायपोल जो है वो ऐसे रखा है। तो आपका m वेक्टर राइटवर्ड्स है और आपका b वेक्टर भी राइटवर्ड्स है। तो ये आपका 0 डिग्री वाला मैटर हो जाएगा, मतलब मैग्नेट को फील्ड के अलोंग अलाइन करके रखा हुआ है, तो उसमें टॉर्क जीरो है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सामने की तरफ है, b वेक्टर सामने की तरफ है, और मैग्नेट को ऐसे उल्टा पलट के रख दिया, मतलब साउथ पोल यहां नॉर्थ पोल पीछे, तो मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ पीछे की तरफ अगर है तो दिस इज द सिचुएशन वेयर थीटा इज 180 डिग्री। तो इन दोनों पोजीशंस पे द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज जीरो। ध्यान रखेंगे व्हेनेवर द मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग द फील्ड, जब मैग्नेट को फील्ड के अलोंग अलाइन करके रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होएगी, उस केस में टॉर्क जीरो रहेगा। ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस कहलाएंगी, ठीक है। तो ये तो टॉर्क के बारे में बात आ गई, दैट टॉर्क इज पीई साइन थीटा, उससे रिलेट होते हुए एम बी साइन थीटा हो गया। अच्छा वहां पे अपन टॉर्क का डायरेक्शन कैसे देखते थे? तो राइट हैंड थंब रूल से देखते थे। क्या पी क्रॉस ई में पी के लॉन्ग फिंगर्स रखते थे और बी की तरफ कर्ल करते थे, राइट हैंड थंब रूल ध्यान आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे यहां पे डायरेक्शन के लिए अपन को एम क्रॉस बी देखना होगा, तो आप एम वेक्टर के लॉन्ग फिंगर्स रखोगे, बी की तरफ कर्ल करोगे एंड थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये m क्रॉस b आपका इनवर्ड टॉर्क आ रहा है, m क्रॉस b आपका इनवर्ड टॉर्क आ रहा है, और उस टॉर्क की वजह से आपका मैग्नेट क्लॉकवाइज घूमेगा, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा और टॉर्क इनवर्ड्स आ रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज ध्यान आ गई होगी, ऑल्दो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया, बट रिलेट ये सारा इलेक्ट्रिक डायपोल से ही अपने को करना है, ठीक है। तो ये टॉर्क का मैटर फिनिश हुआ। फिर आप रिकॉल करो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल में आता था, दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डायपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल में अगर पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉल करते हैं, राइट। तो बच्चों देखो इसमें अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता था, ध्यान आया क्या? दिस यू का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वाज माइनस पी डॉट ई, माइनस पी ई कॉस थीटा। ध्यान आ रहा है? दिस इज माइनस पी डॉट ई, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वाज माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो दिस वाज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल जब पोटेंशियल एनर्जी की बात चली थी, ठीक है। अब यहां पे अपन को मैग्नेटिक डायपोल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है, कि अगर वो पोटेंशियल एनर्जी एक मैग्नेट का अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं जो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? तो इट्स ऑब्वियस, उससे रिलेट करो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट यहां पे माइनस पी डॉट ई की जगह माइनस एम डॉट बी बन जाएगा, ठीक है। माइनस एम डॉट बी कैन ऑब्वियसली रिटन एज माइनस एम बी कॉस थीटा, तो दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा मैंने आपको बता ही दिया, इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। एम और बी के बीच का एंगल है, वो फोटो में अपन ने देखा था, ये एम और बी के बीच का एंगल है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी? तो इट्स माइनस एम डॉट बी, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर अपन एनालाइज करें फर्दर, तो बच्चों अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये वाला फोटो मैग्नेट को फील्ड के अलोंग अलाइन करके रखा है, अगर 0 डिग्री है
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी cos 0 1 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया -mb। ठीक है, इन केस आपका थीटा 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेट को। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर आपने अपना डायपोल रखा हुआ है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो थीटा अगर 90 हुआ तो बच्चों cos 90 के कारण आपका u का वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ये भी ठीक है। फिर अपन देखिए, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, अब अगर 180 डिग्री एंगल है तो यहां cos 180 -1 होता है, तो इस माइनस के साथ मिलके u का वैल्यू जो आ रहा है वो +mb आ गया। तो गाइज यहां अगर अपन एक कंपैरिजन करें, अपना सिमिलर रिजल्ट है, बस ये याद दिलाने वाली बात है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा विथ साइन कंपेयर होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन समेत कंपेयर होता है। तो बच्चों -mb और 0 में छोटा कौन? तो -mb छोटा कहा जाएगा, राइट। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कम है, 0 तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और +mb आते आते पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी साइन के साथ वैल्यू के तौर पे कंपेयर होता है। तो ये एक स्मॉलर वैल्यू है, ये इससे बड़ी वैल्यू है, ये और बड़ी वैल्यू है। तो ये जो 0 डिग्री एंगल होता है ना गाइज, ये आपका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन होता है। ध्यान आ रहा है ये कि डायपोल में द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाज -pe 0 डिग्री एंगल पे जो आता था। एंड गाइज 0 डिग्री एंगल मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। 0 डिग्री एंगल पे तो टॉर्क 0 था, इक्विलिब्रियम था, और एनर्जी मिनिमम है। 0 डिग्री पोजीशन पे टॉर्क 0 है आपका और एनर्जी मिनिमम है। एंड ऐसी पोजीशन को अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। स्टेबल कैसे? बिकॉज उसका एनर्जी कंटेंट सबसे कम है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसके पास, और टॉर्क 0 है, इसलिए इक्विलिब्रियम है। तो जब m और b के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, जब ऐसा फोटो बनेगा तो उस पर टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और इक्विलिब्रियम होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट, अब इसी के विपरीत अगर अपन 180 डिग्री वाला सिचुएशन देखें। अब 180 में मैंने आपको बोला था कि यहां जब मैग्नेट को फील्ड के ऑपोजिट रखा है, तो 180 डिग्री में भी टॉर्क 0 है, दैट मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो भी है। पर उस केस में द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, है ना। इससे बड़ा पोटेंशियल एनर्जी आना ही नहीं है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट आ गया। दैट मींस अब ऐसा इक्विलिब्रियम जहां एनर्जी कंटेंट सबसे ज्यादा है, यार जितना ज्यादा कंटेंट ऑफ एनर्जी होगा उतना ही वो पंपिंग रहेगा, उतना अनस्टेबल रहेगा, इतना अस्थिर रहेगा। तो सिंस यहां एनर्जी मैक्सिमम है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, वो अनस्टेबल हालत में है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां जब एनर्जी मैक्सिमम हो गई, वी कॉल दिस एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। है ना। तो ये तो अपने 0 और 180 वही वाले रिजल्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल में थे। तो ये आपकी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। अब द पॉइंट इज कि यार जब भी आप एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पे रिलीज करोगे तो वो किस तरफ घूमेगा, उसको किस तरफ टॉर्क लगेगा, वो कहां जाने की कोशिश करेगा ना, उस बारे में कमेंट कर रहा हूं। और सुनना मेरी बात ध्यान से और याद रखना, जब भी एक मैग्नेट, ये बात इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी वैलिड है, तो अगर आप भूल गए हैं तो इसको रिकॉल कर लेंगे। जब भी आप एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी और की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज कर रहे हो, किसी एंगल पे रिलीज कर रहे हो, तो उसकी किस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी? भाई दुनिया में हर चीज की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी अचीव करने की, स्टेबलाइज होने की, और स्टेबलाइज होने के लिए उसको अपना एनर्जी कंटेंट रिड्यूस करना होता है, एनर्जी मिनिमाइज करनी होती है। अब हमारी बार मैग्नेट का स्टेबिलिटी कहां है? हमारी बार मैग्नेट का स्टेबिलिटी है 0 डिग्री पे। हमारी बार मैग्नेट का स्टेबिलिटी है इस वाली फोटो के हिसाब से। So every bar magnet when released will have a tendency to reach its stable equilibrium position. जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई देखो ये मैग्नेट को छोड़ रहा हूं तो बताओ किस तरफ जाएगी,
तो इमीडिएटली आप ये सोचोगे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां है ना, वो उस तरफ घूमना चाहेगी, वो उस तरफ जाएगी। या तो आप टॉर्क P क्रॉस E से निकाल लो, तो वहां से पता चल जाएगा कि कैसे घूमेगी। या फिर आप ये सोचो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए उसका सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो उस तरफ घूम के चली जाएगी। इट विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। तो ये एक पॉइंट अपन लिखें और आगे के लिए ध्यान रखें। Whenever a bar magnet is released in a uniform magnetic field, it will always have a tendency to align itself along the field. That is its stable equilibrium position. ठीक है, हमेशा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो खुद को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अलाइन करे। ये पॉइंट आप भूले नहीं, इस पॉइंट को डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करोगे, इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द फील्ड। वो खुद को फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहेगा, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा। भले वो वहां पे रुकेगा नहीं रुकेगा वो सोचने की बात है, वो देखेंगे, बट उसकी टेंडेंसी उसी तरफ जाने की है। मतलब अगर यार मैं मैग्नेट को मैं अगर एक मैग्नेट को मान लो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए जो बार मैग्नेट है वो मैंने ऐसे रखी है। ठीक है, तो आप देखो ये M वेक्टर और B वेक्टर जो है, इन दोनों के बीच में इस समय एंगल, लेट्स से इन दोनों के बीच में इस समय एंगल 160 डिग्री है, राइट? तो ये मैंने बार मैग्नेट जो रखा है वो 160 डिग्री एंगल पे रखा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। M और B के बीच में 160 डिग्री एंगल इस समय बना हुआ है, और फिर मुझे बताना है कि अब ये किस तरफ घूमेगा, कहां जाएगा। तो मैंने आप क्या बोला, इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द फील्ड। तो अगर आप टॉर्क के थ्रू देखोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो साहब P क्रॉस E से देखते हैं। P के अलोंग फिंगर्स रखो, ये P के अलोंग मतलब M के अलोंग फिंगर्स रखो, यहां M क्रॉस B चल रहा है, तो M के अलोंग फिंगर्स रखो और B की तरफ कर्ल करो। M के अलोंग फिंगर्स रखो और B की तरफ कर्ल करो, तो क्लॉकवाइज घूमकर ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगने की टेंडेंसी आ रही है। ठीक है, अब इस बात को अपन डायरेक्टली समझ सकते थे कि यार ये मैग्नेट चाहेगा कि ये खुद को फील्ड के अलोंग अलाइन करे, बिकॉज वहां उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और उधर जाने के लिए उसका सबसे छोटा रास्ता क्या है? दो तरीके हैं ना, कि या तो यहां से पूरा उल्टा घूम के इधर जाए, या फिर यहां से 160 डिग्री ट्रैवल करके सीधा हो जाए। तो कौन सा रास्ता लेगा? छोटा रास्ता ही लेगा, बड़ा रास्ता तो ट्रैवल करके नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में इस तरह का रोटेशन होगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचे। तो यहां when released it will rotate clockwise and will try to reach 0 degree position। तो इस फोटो के अंदर ये कहानी होनी है। ठीक है, तो ये अगेन वो पॉइंट है गाइस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैंने आपको याद दिलाया दैट अ डायपोल विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द फील्ड। इसको अगर मैं 179 डिग्री पर भी छोड़ के आऊंगा ना, 179 डिग्री पे भी छोड़ के आऊंगा, तो वो अपने 180 डिग्री वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन, पास वाले इक्विलिब्रियम पे नहीं जाएगा, वो सीधा घूम के 0 डिग्री की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। उस पॉइंट को यहां पे सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला मामला हो गया। इसमें क्या होता था, एक और पॉइंट आता था कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डायपोल मैंने लिया
और वो मैग्नेटिक डायपोल पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा था, और मुझे उसको एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से रोटेट करना है और उसका एंगल बढ़ाना है। उसको θ2 एंगल तक पहुंचाना है। ठीक है, इस बी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एम मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर रखा, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पहले θ1 एंगल पे था। बच्चों, θ1 एंगल पे अगर उसको छोड़ देता मैं, तो किस तरफ जाता? फील्ड के अलोंग अलाइन होने के चक्कर में क्लॉकवाइज घूम जाता वो। पर हमने उसको क्लॉकवाइज जाने नहीं दिया, बोला कि हम पकड़ के उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट ले जाना है। दैट मीन्स आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड उसको कहां ले जाना चाहती है? मैग्नेटिक फील्ड उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही थी, और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाह रहे हो। दैट मीन्स आपको एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में बात आया करती थी द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। स्लोली, ठीक है, इस डायपोल को स्लोली रोटेट करके मुझे θ1 एंगल से बढ़ाकर θ2 एंगल तक पहुंचाना है। उसमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? अब बच्चों, ऐसे केसेस में एक्सटर्नल वर्क हुआ करता था W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के। अपने वर्क एनर्जी के फंडों के हिसाब से एक्सटर्नल वर्क जो है वो या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस में जा रहा है या काइनेटिक एनर्जी चेंज में जा रहा है। अब यहां हम स्लोली घुमा रहे हैं, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी चेंजेस तो होने नहीं दे रहे। तो अपना जो भी एक्सटर्नल वर्क है वो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। हम जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको दूर लेके जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं उसकी, और वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में ही आपकी मेहनत लग रही है। तो साहब ये डेल्टा यू लिखना है, तो उसका यू फाइनल क्या होगा? जब वो θ2 एंगल पे पहुंच जाएगा तो यू फाइनल हो गया माइनस एम बी कॉस θ2 एंड माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल कितना था? तो माइनस एम बी कॉस θ1 था। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है? दिस इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसमें एम बी कॉमन आ गया, और एम बी कॉमन आने के बाद वो बच रहा है कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका वर्क डन आ गया, और ये एग्जैक्ट सेम रिजल्ट हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा हुआ है। वो पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 होता था, ये एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो गया। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो मतलब अगर आपका पढ़ा हुआ है तो 1.5 स्पीड पे देखो आराम से, है ना। मतलब आपने ऑफ कोर्स समझ लिया होगा पूरा कंटेंट, पूरा लेक्चर, बट हाँ द पॉइंट इज इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं से मैच करता हुआ ये पूरा थ्योरी बन रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो गाइज ये यहां तक का कंटेंट एक बार पूरा आप अपना नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर भूल गए हो तो उसको रिवाइज कर लो, ताकि ये अपने आप आपका सेटल डाउन हो जाएगा। और अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो इस पूरी कहानी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं, इसमें PYQs कैसे आए हुए हैं, और आए हुए सवाल इंपॉर्टेंट है और नीट में सवाल आते रहे हैं सेक्शन पे, तो किस तरह के सवाल इस पे बनते हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास का एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आप फिनिश करके रखें, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड बचा हुआ थियोरी और उसका पूरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है उसको टारगेट बना के आगे बढ़ेंगे। तो तब तक अपनी पढ़ाई में बहुत जबरदस्त तरह से आगे बढ़ते रहें, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस, थैंक यू।